हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक सेपरेट लेक्चर है और इसमें हम लोग डील करने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था जहां जिसे हम सिस्टम्स कहते हैं क्लासिफिकेशन के हैं, और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में किंगडम्स दे रखी है ना, उसको हमें पढ़ना है। एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली हम इसे लिविंग वर्ल्ड के साथ पढ़ा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा उससे रिलेट होता है, तो इसके बाद हम लिविंग वर्ल्ड करेंगे ही, तो इसलिए मैं इसको डील कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, सही है। अच्छा, मैंने आपको बेटा वर्कशीट दी थी, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा वर्कशीट गई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा खुद से, और उसके जो डाउट्स होंगे वो मैं डील करूंगा। उसके अलावा आपका एक लाइव डाउट सेशन कह लो या क्वेश्चन प्रैक्टिस कह लो, वो आने वाला है अराउंड मे बी जो भी शायद आपका कोई अपकमिंग हॉलीडे होगा उस दिन आ जाए, है ना, और उस दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, तो उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और उस दिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सारे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम डील करेंगे। क्लियर है, सही है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पेज नंबर 17, 16, 18 जो भी हमारे पास है उसको हम डील करने वाले हैं। और उसमें जो पहला टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, मतलब 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, इनके बारे में हम डील करेंगे, है ना, इनको हम डील करेंगे। और यहां से ध्यान देंगे, यहां से हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्ट है, मतलब क्या चीज हमें डील करनी है, इसको हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन चीजों को डील करेंगे। क्लियर है, सही है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं यहां पर अर्लियर वर्क, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। ये चीज समझे ध्यान से हम लोग, ये चीजें आज का टॉपिक रहेगा पहले इस पे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा फोकस बनाएंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए हुआ क्या था कि जब भी ह्यूमन ने जब भी, मतलब अगर मैं आपसे कहूं बाय नेचर ह्यूमन चीजों को क्लासिफाई करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, कभी आप किसी बस स्टैंड पर अगर बैठे हों और किसी बस का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा खाली हैं, उस समय आप अपने रोड पे के आसपास से इवन कितनी गाड़ियां गई, कौन से मॉडल की, ये तक काउंट करने लगते हैं। तो ये एक तरह की क्या होती है, क्लासिफिकेशन हो गई। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि बाय नेचर ह्यूमन हमेशा से क्लासिफिकेशन करता रहा है। तो क्लासिफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, चीजों को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या ग्रुप में रखना, किसके बेस पर, कुछ फीचर्स के बेस पर, किसके बेस पर, फीचर्स के बेस पर किसी कैटेगरी या ग्रुप में रखना, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसकी डिटेल हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि आप कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैं तो चीजों की बात कर रहा हूं, पर ह्यूमन ने क्या किया है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो ग्रुपिंग ऑफ एनी सब्सटेंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर कैटेगरी, किस बेस पर, फीचर के बेस पर, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है, ग्रुपिंग करना, फीचर के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की ह्यूमन को नीड क्या है, आप समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, रैंडम चीज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भाई आप बैठे हो खाली तो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, पर ह्यूमन ने नॉर्मली क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई किया। तो हम ये जानेंगे कि उसने वो क्लासिफिकेशन क्यों करी। नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन की गई अपने बेनिफिट को लेकर की गई, कि ह्यूमन को उन ऑर्गेनिज्म से, उनसे प्रॉफिट लेना है, इस वजह से उन्होंने मतलब इस तरीके से चीजों को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। बेनिफिट लेना था, तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरी। उनको कैटेगरी में ग्रुपिंग करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, किस बेस पे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स। किस बेस पे करोगे, फीचर्स के बेस पे, कोई फीचर आप ले लोगे, उसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन करते हो। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, आफ्टर ग्रुपिंग या उनको ग्रुप में प्लेस करने के बाद हम उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं,
हम कोई ना कोई क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि क्लासिफिकेशन, कब अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखो और उसको देखो ध्यान से, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़नी है। इसीलिए जो अर्लियर वर्क थे वो ज्यादा किस बेस पर थे, इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके, हमें उससे क्या यूज मिलता है। तो अर्लियर क्या किया था, अर्लियर वर्क जो भी रहे उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं रहा। तो मतलब जो अर्लियर वर्क रहे क्लासिफिकेशन के वो क्या थे, अर्लियर वर्क वाज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। मतलब मैंने क्या किया, देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेनिफिट, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने क्या की, पल्सेस दालें एक ग्रुप में रख दी, मैंने फाइबर वाले एक ग्रुप में रख दिए, मैंने ग्रेन मतलब जो जिनसे हमें अनाज मिलता है उनको एक ग्रुप में रख दिया, मैंने दूध देने वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया। तो जो शुरुआती क्लासिफिकेशन की गई वो सिर्फ बेनिफिट को लेके की गई, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो साइंटिफिक बेसिस था। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ड्रॉन, है ना, वहां से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, उसमें नो साइंटिफिक बेसिस, है ना, नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। अर्लियर बेसिस क्या थे, अर्लियर बेसिस वॉज क्या यूज किए गए, खाना, फूड हो गया, फॉडर हो गया, किसी से चारा मिल रहा है हमें, क्लोथ हो गया, है ना। तो ये जो बेनिफिट्स थे ना, इन बेनिफिट्स के हिसाब से शुरुआत में किया गया क्लासीफाई। फिर क्या हुआ बेटा, साइंटिफिक भी आने लगे। साइंटिफिक मतलब ये तो वो क्लासिफिकेशन है जो ह्यूमन अपने बेनिफिट से कर रहा है, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को फीचर के हिसाब से रियल में ग्रुप करना चाहता हूं तो मुझे कोई ना कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तो जो पहली साइंटिफिक अप्रोच जो यूज की वो एरिस्टोटल ने यूज की। उन्होंने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ी। मॉर्फोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसे दिखते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे दिखे जो कैसे होते थे, देखो बेटा। उसके बाद हमारे पास पहला वर्क आ जाता है, पहला जो हम बोलते हैं साइंटिफिक वर्क आ जाता है, वो आ जाता है बेटा मेरे पास एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया। बेसिस क्या रखा, मॉर्फोलॉजी। कैसे भी बेसिस रखा अभी देख लेते हैं। बेसिस क्या रखा, मॉर्फोलॉजी, और फिर क्लासिफाई कर दिया। तो कैसे किया, देखो उन्होंने देखा कि जितने भी ये प्लांट हैं जो ग्रीन है, छोटे हैं, उन सबको उन्होंने हर्ब बोला जो छोटे दिख रहे हैं। थोड़े से बड़े थे, है ना, ब्राउन स्टेम थे, उन्हें श्रब बोल दिया। और जो और भी बड़े थे उन्हें उन्होंने क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया। कैसे, प्लांट को क्लासिफाई किया तीन ग्रुप में। प्लांट को क्लासिफाई किया किसमें बेटा, हर्ब में। हर्ब क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। श्रब में जिनकी ब्राउन स्टेम हो, ट्री में मोटा तना हो। हर्ब क्या होता है, जैसे आपका पास टोमेटो, उसकी कभी भूरी स्टेम ब्राउन स्टेम नहीं बनती। श्रब क्या होता है, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि नींबू का पौधा, उसकी मोटा तना नहीं बनेगा। बेर हो गया, इनके मोटे तने। रोज, है ना, रोज में ब्राउन स्टेम आती है, और तुलसी ब्राउन स्टेम आती है पर मोटा तना नहीं बनता। मोटा तना, थिक स्टेम किसमें बनती है, हमारे पास ट्री में बनती है। तो ट्री आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया, और एनिमल में देखा कि कुछ में आरबीसी था विद आरबीसी, और कुछ में आरबीसी नहीं था। तो ये पहला साइंटिफिक बेसिस किया गया बेटा। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी अर्लियर टाइम की, है ना, क्लासिफिकेशन थी अर्लियर टाइम की, जिसमें इन्होंने प्लांट को और एनिमल्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया, विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। इसके लिए टर्म भी यूज करते हैं अनाइमा। अनाइमा का मतलब होता है विद आरबीसी, सॉरी हम यहां पर लिखते हैं इनाइमा। इनाइमा विद आरबीसी, विदाउट के लिए ए लगा देते हैं, अनाइमा। तो ये टर्म्स मतलब हमने देखी। तो हमने कहा कि देखो भाई, शुरुआती वर्क में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, यूज के हिसाब से था। उसके बाद जो आया उसमें हमने साइंटिफिक बेसिस यूज किया, जिसमें हमने क्या किया, प्लांट को हर्ब, श्रब, ट्री में, और एनिमल को किसमें किया हमने, विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। और ये काम किसने किया है, पहला साइंटिफिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी है, एरिस्टोटल ने। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमने और प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट की। ये जो काम था ये 325, 340 या अराउंड 400 बीसी के आसपास का था, सॉरी एडी के आसपास का था, है ना। हमने 18th सेंचुरी में और साइंटिफिक अप्रोच यूज करी,
और उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं कैरोलस लीनियस। उन्होंने प्लांट और एनिमल को प्रॉपरली किंगडम्स में डिवाइड किया, तो उससे हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। मींस क्या हुआ, ये तो थोड़ा सा क्रूड है, क्रूड का मतलब रैंडम सा है, साइंटिफिक तो है मॉर्फोलॉजी के बेस पे, लेकिन स्टिल ये उतना अच्छा नहीं लग रहा हमें ना, उतना प्रॉपर नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिफिक प्रॉपर वर्क जो है, मैं फर्स्ट नहीं लिखना चाहिए मुझे इसे, तो जो प्रॉपर हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो किसकी है, लीनियस की, कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सुनो ध्यान से बेटा। कैरोलस लीनियस ने और साइंटिफिक अप्रोच यूज करी, सारे एनिमल्स प्लांट को स्टडी किया और उन्हें किंगडम में क्लासिफाई किया। तो ये 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस ने, बेटा इनको हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी में लीनियस ने क्या किया, ध्यान देंगे। लीनियस क्लासीफाई किसको बेटा, ऑर्गेनिजम्स, किसमें क्लासिफाई किया, इनटू 2 किंगडम्स। उन्होंने किंगडम्स बनाई और जो बेसिस रखा ना, किंगडम्स बनाई बेटा, इनटू किंगडम्स, किंगडम्स बनाई। और जो बेसिस रखा ना उन्होंने, बेसिस क्या रखा मैं बता देता हूं आपको। बेसिस जो रखा उन्होंने, वो बेसिस रखा बेसिकली सेल वॉल। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ये देखा कि जिसमें हमारे पास सेल वॉल है उसको उन्होंने प्लांट बोला, और जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको उन्होंने एनिमल बोला। बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो सही प्लेस नहीं हुए, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे थे जो सही प्लेस नहीं हुए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बैक्टीरिया में सेल वॉल पढ़ी है हमने, हाँ सर पढ़ी है, तो जो बैक्टीरिया उसको प्लांटे में रख दिया। फंजाई में सेल वॉल होती है, काइटिन की होती है, लेकिन सेल वॉल होने की वजह से किस में रख दिया, प्लांटे में रख दिया। ये चीज समझ में आ रही है। अब जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ में पढ़ा, प्रोटिस्टा में हमने, पर उन्होंने उसको किस में रख दिया था, उन्होंने उसको रख दिया था किस में बेटा, एनिमीलिया में रख दिया था। तो लॉजिक ये रखा उन्होंने, सेल वॉल। तो जब उन्होंने बेसिस रखा तो साइंटिफिक बेसिस यूज किया, तो बेसिस क्या रखा उन्होंने, सेल वॉल रखा, सेल वॉल रखा, ठीक है। और 2 किंगडम बनाई, है ना, उन्होंने क्या करी बेटा, 2 किंगडम बनाई। एक बनाई प्लांटेई, ध्यान देंगे, एक किंगडम बनाई प्लांटेई और एक किंगडम बनाई एनिमीलिया। एक किंगडम बनाई क्या चीज, एनिमीलिया। तो उन्होंने प्लांटेई और एनिमीलिया जब किंगडम बनाई तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये समझना ध्यान से। तो प्लांटेई में उनको रखा जिनमें सेल वॉल होती है। आप सोचो, जिनमें सेल वॉल होती है उन सब को उन्होंने किस में रख दिया, प्लांटेई में रख दिया। और इसमें उसको रखा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल एब्सेंट वाले इसमें रख दिए। अब इन्होंने देखो बेटा, अगर आप ध्यान से सोचोगे, एल्गी यहां आई, ब्रायोफाइट्स यहां आए, टेरिडोफाइट्स यहां आए, है ना, टेरिडो वगैरह सबको यहां रखा, जिम्नो, एंजियो, इनको तो रखा ही रखा। एक बहुत स्ट्रेंज चीज थी जो इनके साथ थी, वो क्या थी बेटा, समझना ध्यान से। इन्होंने फंजाई को यहां रखा क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। इन्होंने बैक्टीरिया किसी भी तरीके का, साइनो आर्की बैक्टीरिया, सबको यहां रख दिया, ठीक है। यहां पर बेटा मान लो स्पॉन्जिस आ गए, है ना, इंसेक्ट्स आ गए, आपको समझ में आ रहा है, और मान लो बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। इसके अलावा इन्होंने जो एक ग्रुप था जो हम प्रोटिस्टा में आपको पढ़ा चुके हैं, अमीबा वगैरह, अमीबा, प्रोटोजोआ जो है, अमीबा, पैरामीशियम, जिनमें सेल वॉल नहीं थी, मतलब बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को इन्होंने एनिमीलिया में रख दिया। अब क्या बेसिस रखा, सेल वॉल। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है। अगर मैं इसके ड्रॉबैक बताऊं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक मतलब कमियां। सबसे पहली कमी क्या थी, अगर आप ध्यान से देखोगे, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, एक प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरी कमी क्या है इस क्लासिफिकेशन की, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, उसको ऑटोट्रॉफिक के साथ रख दिया। तीसरी कमी, अब देखो, सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। और फोर्थ ड्रॉबैक क्या था, जो लेस डिफरेंशिएटेड थे, मतलब जैसे एल्गी जैसी चीजें,
उनको हायर के साथ रख दिया। तो ये एक ड्रॉबैक रहा इस क्लासिफिकेशन का, पर हमने एक शुरुआत तो करी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसे इनएडिक्वेट माना गया। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट प्रॉपर। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि वो गलत है, गलत नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर। नॉट प्रॉपर का मतलब होता है कि इसे बहुत मतलब हमने उतना अच्छा मतलब प्रॉपर नहीं माना, क्योंकि एक सिंगल बेसिस को लेकर पूरी क्लासिफिकेशन थी। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर मैं इसके ड्रॉबैक कहूं आपको कि मुझे ड्रॉबैक बताओ, इसके क्या ड्रॉबैक रहे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रॉबैक क्या रहे, अगर आप देखो टू किंगडम के अगर आपसे ड्रॉबैक पूछे जाए तो आप देखो क्या लिखोगे। मान लो ड्रॉबैक, आपसे कोई कहे ड्रॉबैक बताओ, तो ड्रॉबैक क्या रहे। सबसे पहला ड्रॉबैक अगर मैं आपको कहूं तो भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ रख दिया। प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया। उसको किसके साथ रख दिया? प्लांटेई में। केप्ट विद यूकैरियोट। पहला तो ये ड्रॉबैक हो गया, कमी तो ये है ही एकदम। फिर ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक के साथ, ऑटोट्रॉफिक विद हेट्रोट्रॉफिक। दिमाग लगाओ, याद करो, साथ के साथ हो जाएगा, आसान है ये। और किसको किसके साथ रख दिया? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ। यूनिसेलुलर मतलब प्रोटोजोआ, है ना, उसको कहां रखा हुआ है? मल्टीसेलुलर के साथ। इसमें भी रखे हुए थे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ही होता है। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं लेस डिफरेंशिएटेड। लेस डिफरेंशिएटेड मतलब जिनका थैलस प्रॉपर नहीं होता, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, विद मोर डिफरेंशिएटेड। तो ये कुछ ड्रॉबैक हमें लगे, तो हम ये समझते हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो उतनी प्रॉपर नहीं है ना, उतनी प्रॉपर नहीं है, तो हम इसे इनएडिक्वेट बोलते हैं। इनएडिक्वेट थी, पर एक काम तो स्टार्ट हुआ ना। हम रॉन्ग नहीं बोल सकते। देखो, किसी भी क्लासिफिकेशन को आप रॉन्ग नहीं बोल सकते। रॉन्ग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उस समय का किया हुआ काम है ना, उस समय सही था, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, किंगडम बनाई। क्लियर है? तो अगर मैं आपको प्रॉपरली एक डायग्राम के थ्रू चीजें दिखाऊं तो कुछ ऐसा काम हुआ होगा। जैसे मान लो ये मैंने बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं, ध्यान से समझना। कुछ ऐसा काम हुआ होगा कि जैसे मान लो ये दो किंगडम बना दी, तो हमने एल्गी को यहां रख दिया, ब्रायोफाइट्स को यहां रख दिया, टेरिडो को यहां प्लांटेई में रखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म यहां है, ठीक है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, इसको एनीमिलिया में ले आए हम। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, यहां ले लो। आर्की बैक्टीरिया यहां ले लो। फिश मेरे पास एनीमिलिया में आना चाहिए। फंजाई को यहां ले आए, आप देख रहे हो, बर्ड्स मेरे पास एनीमिलिया में होना चाहिए। बैक्टीरिया, फंजाई, आर्की बैक्टीरिया, ये सब किस में है मेरे पास? प्लांटेई में। अमीबा, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिस यहां है मेरे पास, ठीक है। डाइएटम्स यहां है, डाइएटम बेटा प्लांटेई में आएंगे, है ना, इनको यहां रखा गया। इंसेक्ट्स यहां रखे गए, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट यहां, मैमल्स यहां। तो अगर आप ध्यान से देखो कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो आपको अजीब लग रहे हैं। एक फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट। यहां पर अमीबा, पैरामीशियम ये तो नहीं पढ़ते हैं ना हम लोग एनीमिलिया में, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट, मतलब ईस्ट छोड़ते हैं, अगेरिकस कहां था, तो आप उसे प्लांटेई में बोलोगे, आप उसे फंजाई नहीं लिखोगे, क्योंकि टू किंगडम में फंजाई थी ही नहीं। क्लियर है? अब यहां से आपको मान लो इस तरह का मैं क्वेश्चंस करा कर सकता हूं, आपको ध्यान देंगे। ये देखो, मान लो ये दे रखा है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, और पूछे यहां से, देखो ऐसा कोई भी, मान लो ऐसा भी आ सकता है ना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये पर्टिकुलर एग्जांपल किस ग्रुप में था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? हाँ, तो जरा देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले एल्ब्यूगो, ये फंजाई है ना, क्लोमाइडोमोनास एल्गी था पहले, तो अमीबा, प्रोटोजोआ है। डाइएटम आपको पता है प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। चलो देखते हैं, हाउ मेनी आर इन ए प्लांटेई इन टू किंगडम। नंबर डाल देते हैं इन पे, तो काम करते हैं, इन सब पे नंबर डालते हैं, नंबर डाल देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ नंबर डाल के करते हैं तो बनेगा आराम से। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी आर इन प्लांटेई, मान लो प्लांटेई इन टू किंगडम में प्लांटेई में कौन कौन था? बैक्टीरिया था, फंजाई था, है ना, याद आ रहा है आपको? बैक्टीरिया, फंजाई ये सारे थे। तो प्लांटेई में कौन कौन था? तो एल्ब्यूगो फंजाई है वो आ जाएगा, क्लमाइडोमोनास आ जाएगा, अमीबा नहीं आएगा, डायटम आ जाएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया है आ जाएगा, स्टारफिश नहीं आएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये आ जाएगा, कॉर्वस कौवे को कहते नहीं आएगा, सनफ्लावर आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर टू किंगडम में सारे किस में आ जाएंगे? एनीमिलिया में। तो ये 1 क्यों आया है बेटा? ये फंजाई है, दिस इज फंजाई, ये सिंगल सेल की एल्गी है ना। वैसे हम इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे 5 किंगडम में, क्लियर है। अब देख लो अमीबा क्या है बेटा? एनीमिलिया में आएगा। तो एनीमिलिया वाला आप खुद कर सकते हो। तो आपको क्लियर रखना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम, डाइनोफ्लैजलेट वगैरह ये सब किसमें थे? ये थे मेरे पास किसमें बेटा? ये थे प्लांटेई में। प्रोटोजोआ वगैरह ये सब किसमें थे? एनीमिलिया में थे। क्लियर है यहां पर? यहां तक क्लियर है? और बहुत सारे ग्रुप्स का पता ही नहीं चला हमें कहां रखना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या रही बेटा? ये हमारे पास क्या रही? टू किंगडम क्लासिफिकेशन रही, जो काफी लंबे समय तक हमें इनएडिक्वेट लगा। ठीक है, अब क्या हुआ? हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्या आती है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। ध्यान से सुने बेटा क्या हुआ। देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि टू किंगडम के बाद कई किंगडम क्लासिफिकेशंस आई हैं, प्लांटेई और एनीमिलिया नहीं बदला, एज अ किंगडम उनका नाम वही रहा, लेकिन मेंबर्स की रीशफलिंग हुई है। मतलब क्या हुआ? टू किंगडम के बाद जो भी किंगडम्स आई उसमें प्लांटेई और एनीमिलिया किंगडम रही वैसी की वैसी। प्रॉब्लम कहां हुई है, मतलब चेंजेस क्या हुए? उनके अंदर के जो मेंबर थे, जैसे फंजाई को कहीं और मूव कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है बेटा? अर्नस्ट हैक्ल। किसने दी है? अर्नस्ट हैक्ल ने। और तीसरी किंगडम उन्होंने क्या बनाई है? प्रोटिस्टा बनाई है। तीसरी किंगडम उन्होंने क्या बनाई? प्रोटिस्टा बना दी। अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से। मेरे पास पहले से प्लांटेई थी, पहले से प्लांटेई थी, दूसरा मेरे पास पहले से एनीमिलिया था। क्लियर? क्लियर? पहले से प्लांटेई थी और पहले से मेरे पास क्या था? एनीमिलिया था। इस चीज को समझो, ठीक है? प्लांटेई थी और हमारे पास क्या था? एनीमिलिया था। क्लियर है? एनीमिलिया था, ये थी चीजें। अब समझना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, ध्यान देंगे, मैंने प्रोटिस्टा बनाया। मैंने क्या किया? प्रोटिस्टा बनाया, एक 3rd किंगडम बना दी। तो जो कुछ मेंबर्स थे उनको मैंने इसमें मूव कर दिया प्लांटेई से, और कुछ को यहां मूव कर दिया। तो यहां जो लाए वो किसको लाए बेटा? प्रोटोजोआ को यहां ले आए। तो जो प्रोटोजोआ था ना एनीमिलिया का, उसको यहां ले आए। फंजाई को हम यहां ले आए, बैक्टीरिया को यहां ले आए। तो बैक्टीरिया, फंजाई और ये जो डायटम, डाइनोफ्लैजेलेट है, इन सबको हम किस में ले आए? प्रोटिस्टा में ले आए। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप बन गया जो इनकी जो एक्स्ट्रा थे ना फालतू वाले, उन सबको हमने इसमें रख दिया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई 3 किंगडम में क्या हुआ। 3 किंगडम में फंजाई को, बैक्टीरिया को, डायटम, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं, आप समझ रहे हो? प्रोटिस्टा वाले कुछ मेंबर, बैक्टीरिया में मोनरा वाला बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, फंजाई, इनको यहां ले आए। तो प्लांटेई में सिर्फ क्या रह गया? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इसमें प्रॉपर एनीमिलिया रह गया। लेकिन अभी ये देख रहे हो, ये प्रोटिस्टा तो बड़ा अजीब सा हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान सुने, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो अगेरिकस मशरूम 2 किंगडम में कहां था, आप कहोगे सर प्लांटेई में। 3 किंगडम में कहां था? प्रोटिस्टा में था वो। यहां तक समझ में आ रही है? इस तरीके का काम हुआ है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो भी किंगडम्स आई हैं, नोट में लिख रहा हूं मैं, आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशंस आई हैं, एनी अदर क्लासिफिकेशन में क्या रही हैं? किंगडम्स कांस्टेंट रहे हैं।
किंगडम्स क्या रहे? कांस्टेंट। कौन से किंगडम? प्लांट और एनिमल, है ना, उनमें बदलाव नहीं हुआ। प्लांट एंड एनिमल नॉट शो चेंज, उसने चेंज शो नहीं किया। ठीक है, उसने चेंज शो नहीं किया। मेंबर्स की रीशफलिंग हुई है। मेंबर्स की क्या हुई है? रीशफलिंग। रीशफलिंग समझ में आता है? आप देखो जरा, मैंने यहां से कुछ मेंबर्स उठा के यहां ले आया, बस ये हुआ है। पर प्लांट और एनिमिलिया का नाम वही है आज भी, प्लांटेई और एनिमिलिया, वो नहीं बदला। थ्री किंगडम में भी नहीं बदला। थ्री किंगडम की देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआती वर्क किसका था? हमने नॉन साइंटिफिक टाइप का काम था, अर्लियर वर्क थे बेनिफिट के बेस पे। पहला साइंटिफिक काम एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल ने क्या किया? सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे किया, है ना। उन्होंने प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। फिर किसका काम आ गया? फिर आ गया लिनियस का। लिनियस ने कितने किंगडम बनाई? 2 किंगडम। क्या बेसिस रखा? सेल वॉल। उसकी वजह से फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सब किस में चले गए? प्लांटेई में चले गए। ठीक है, और एनिमिला में प्रोटोजोआ, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती, उनको ले आए। उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। में काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं, जैसे इसके काफी सारे मेंबर, पूरी फंजाई, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और मेरे पास आर्की बैक्टीरिया, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, इवन ये जो यूग्लिनाइड वगैरह होता है वो, उसको, इन सबको मैं किस में ले आया? प्रोटिस्टा में ले आया। ठीक है, और यहां से मैं अमीबा को ले आया। अमीबा जो प्रोटोजोआ वाला ग्रुप है उनको ले आया। ठीक है, अब क्या है? प्रोटिस्टा अजीब सी हो गई है, तो हमने क्या किया? फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इवॉल्व करी। तो देखो अगर मैं आपसे दिखाऊं तो कुछ हमने ये काम किया। हमने बेटा एल्गी को यहीं रखा है ना, एल्गी को हमने यहीं रखा, ब्रायोफाइट को यहीं रखा, टेरिडो को यहीं रखा, जिम्नो को यहां रखा, एंजियो को यहां रखा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्पॉन्जिस यहीं थे। ठीक है, स्पॉन्जिस हमारे पास यहीं थे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, और कौन से थे? मैमल्स, उनको मैं यहां ले आया। इंसेक्ट्स यहां ले लो, ये यहीं थे। बर्ड्स यहीं थे, इनको कोई दिक्कत नहीं, ये तो जहां थे वहां है। ठीक है, फिश यहां है। अब जो मैंने किंगडम बनाई है वो बनाई है प्रोटिस्टा। तो जो 3rd किंगडम बनाई प्रोटिस्टा, समझ रहे हो, वो 3rd किंगडम बनाई मैंने ये। अब क्या हुआ? जो चीजें, ध्यान से सुनो बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई आर्की बैक्टीरिया यहां था, ये सब यहां थे ना, पहले ये यहां था, ब्लू ग्रीन एल्गी यहां थी, 2 किंगडम में फंजाई यहां था, बैक्टीरिया यहां था, अमीबा ये था यहां, डाइएटम कहां था? ये रहा, है ना, यहां था, डाइनोफ्लैजिलेट यहां था। तो इनको इसमें से निकाल के, इसको इसमें से निकाल के, इनको यहां ले आया प्रोटिस्टा में। आप समझ रहे हो, इनको प्रोटिस्टा में ले आया मैं, है ना, प्रोटिस्टा में ले आया। तो आर्की बैक्टीरिया, आपको पता है ये सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक है। फिर मैंने डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, जिनको हम प्रोटिस्टा में आप पढ़ते हैं, और ये फंजाई। तो ये आप समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये सब किस में आ गए मेरे पास? ये तो आ गए प्रोटिस्टा में। क्लियर है, ये सब किस में आ गए हमारे पास? प्रोटिस्टा में आ गए। आपके सामने ये सारी कहानी, है ना, ये सब प्रोटिस्टा में आ गए। आप देखो, तो ये यहां से इधर आ गए ना। क्लियर है, ये देखो, तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो 3 किंगडम में ये लोग अपना मूव कर गए, यहां से यहां, कुछ यहां से यहां मूव कर गए। ठीक है, अभी भी पर 3 किंगडम उतना अच्छा नहीं है ना, देख रहे हो, फंजाई रखा हुआ है बैक्टीरिया के साथ। तो क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक के लिए एक अलग किंगडम बना दी गई, मतलब इस ड्रॉबैक को कम किया गया, प्रोकैरियोटिक के लिए एक अलग किंगडम बना दी गई। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है बेटा? कोपलैंड ने। किसने दी है? साइंटिस्ट कोपलैंड। क्या हमें करना है, छोड़ भी सकते हो। और जो बनाई गई 4th किंगडम क्या थी? मोनेरा। तो मोनेरा हमारे पास कौन सी किंगडम थी? 4th किंगडम बनाई गई। और अगर आप ध्यान से देखोगे 4th किंगडम में किया क्या गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास प्लांटेई था, ठीक है, आपके पास प्लांटेई था, आपके पास एनिमिलिया है, ठीक है, आपके पास ये एनिमिलिया है, ठीक है, प्लांटेई था, एनिमिलिया था, और आपने एक किंगडम और बनाई प्रोटिस्टा, ठीक है, और आपने एक नई किंगडम बना दी है, दैट इज मोनेरा। ये वो मोनेरा है जो नई 4th किंगडम बना दी आपने।
अब हमने क्या किया, ध्यान देना बेटा, हमने क्या किया, जो फंजाई थी, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमने क्या किया समझना इस बात को, हमने प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रहने दिया, सिर्फ क्या रहने दिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रहने दिए। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो प्रोटोजोआ यहां से आए थे वो यहां रह गए, उसके अलावा मेरे पास डाइएटम वगैरह रह गए, यहां पर डाइनोफ्लैजिलेट रह गए, और जितने भी मेरे पास प्रोकैरियोट थे, जितने भी प्रोकैरियोट थे, कौन प्रोकैरियोट था मेरे पास, बैक्टीरिया जिसे आप लिख रहे हो, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या है मेरे पास, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको मैंने क्या किया, मोनरा में ले लिया। अभी फंजाई की फिर प्रॉब्लम हो गई, तो फंजाई को हमने वापसी भेज दिया इसमें। तो 4 किंगडम में फंजाई के पास ऑप्शन नहीं था, फंजाई को प्लांटाई में भेजना पड़ा। आप में से बहुत सारे बच्चे जब वो बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां आप एक पाई चार्ट बनाते हैं जहां पर फंजाई को प्लांटाई में दिखा रखा है। तो 2 किंगडम में तो था ही, तो फंजाई को वापसी भेज दिया गया। तो 4 किंगडम में फंजाई प्लांटाई में था, फंजाई किस में था, प्लांटाई में। आपको समझ में आ रहा है। और मोनरा में मेरे पास क्या थे, मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल थे। तो ये तो और फिर वैसी वाली बात हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि भाई चलो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, इस वाले को, इसको 4 किंगडम में कन्वर्ट करें हम लोग, ध्यान देंगे बेटा, इसको अगर मैं 4 किंगडम में कन्वर्ट करूं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को 4 किंगडम में कन्वर्ट करूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना बेटा। देखो 4 किंगडम में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, जो मेरा 3 किंगडम है, तो देखो कैसे हुआ होगा, आप समझने की कोशिश करना। 4 किंगडम में क्या किया होगा हमने, हमने सबसे पहले एक 4th किंगडम बनाई, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा बनाई, ठीक है। हमने क्या किया, ये देखो हमने क्या किया, इसको वापसी यहां भेज दिया, ठीक है, ये मोनेरा है, मोनेरा में ये सारे आ गए, ये देखो, दिस इज आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आ गए, ये डाइएटम वगैरह, डाइनोफ्लैजिलेट, है ना। तो एक अलग किंगडम बन गई मोनेरा, एक अलग किंगडम बन गई मोनेरा, जिसमें ये आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये लोग आ गए। क्लियर है, ये देख रहे हो। और ये सिंगल सेल वाले यहां हो गए, और फंजाई मेरे पास वापसी किसमें चला गया, इसमें। क्लियर, ये काम हुआ होगा, है ना, 4 किंगडम में। तो फंजाई वापसी चला गया, ठीक है। तो इनकी एक अलग किंगडम हो गई। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन देता हूं, देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, नॉस्टॉक प्रेजेंट इन डैश किंगडम इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं 3 किंगडम की बात कर लेता हूं, तो मुझे बताओ नॉस्टॉक किस में था, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया था। भाई साइनोबैक्टीरिया ये नॉस्टॉक था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किस में था, ये बताओ मुझे। प्रोटिस्टा में था, मोनेरा में था, मोनेरा में अगर आप लिख रहे हो, या आप लिख रहे हो बेटा मान लो फंजाई लिख देते हो, या आप लिख देते हो प्लांटाई। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस में था, तो भाई 3 किंगडम में तो वो प्रोटिस्टा में था, है कि नहीं। आप खुद सोचो 3 किंगडम में कहां था वो, प्रोटिस्टा में था। तो हमने यहां पर ये चीज समझी, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, 5 किंगडम आने से पहले जब 2 किंगडम आई तो प्लांटाई में फंजाई थी, 3 किंगडम में वो प्रोटिस्टा में थी, 4th में वो वापसी किस में आ गई, प्लांटाई में आ गई। बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, 2 किंगडम में प्लांटाई में था, 3 किंगडम में वो प्रोटिस्टा में था, 4 में वो एक अलग किंगडम बन गया मोनेरा। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात, सही है। ब्रायोफाइट स्टार्टिंग से प्लांटाई में है, वो चेंज ही नहीं हुए, क्लियर है आपको। फिश एनिमिलिया में ही है। तो इस तरीके से ये किंगडम्स मूव करी हैं, इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि ये किंगडम वैसी की वैसी रही, मेंबर्स की रीशफलिंग हुई है। तो मेरे पास दिस इज इन 3rd किंगडम एंड दिस इज 4th किंगडम। इसके बाद बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, जो ऐसा लगता है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना। 5 किंगडम आती है जो ऐसा लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पर अगर मैं आपको इसका मेन ड्रॉबैक बताऊं 4 किंगडम का, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 किंगडम का मेन ड्रॉबैक क्या है, मेन कमी है कि फंजाई को अभी प्रॉपर प्लेस नहीं मिला। मेन ड्रॉबैक क्या है, फंजाई नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली।
फंजाई को प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं किया गया, ये इसका मेन ड्रॉबैक है। ये इसका क्या है? मेन ड्रॉबैक है कि फंजाई को प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं किया गया। अब क्या करें, आगे चलते। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो 1969 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, आरएच वीटेकर ने दी। और उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने क्या किया, काफी सारे बेसिस लिए। हुआ ये था कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, जिसे लंबे समय तक इनएडिक्वेट माना गया, उस वक्त सोच लिया गया कि यार एक सिंगल फीचर से क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आरएच वीटेकर की क्लासिफिकेशन को हम सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लेते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरएच वीटेकर क्लासिफिकेशन जो है, उनके जो बेसिस लिए गए 5 बेसिस एनसीईआरटी देती है। उनमें से सबसे पहला बेसिस सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर का मतलब कि सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या हुआ कि सेलुलर है कि टिश्यू है, इस तरह की बातें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। उसके बाद बेटा मेरे पास उन्होंने क्या है यहां पर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसका बेसिस रखा गया। ठीक है, क्लियर है, ये बेसिस रखा गया। जैसे अगर मैं सेल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आपके पास 5 किंगडम में से, ध्यान से सुनेंगे, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। अगर आप, मैं इसको ड्रॉ करूं आपके लिए कि 5 किंगडम में हमने सबसे पहले मान लो 5 किंगडम जो बनाई, तो मैंने क्या लिखा बेटा, मान लो मैंने ऐसे डिवाइड किया, मैंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने प्रोकैरियोटिक लिखा। तो सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में जो किंगडम आती है वो मेरे पास क्या आ गई, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो सारे रखने पड़ेंगे, क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग। और फिर हमारे पास आ जाता है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, यूकैरियोट में हमारे पास, ध्यान देंगे, हमारे पास यूनिसेलुलर, उसमें एक किंगडम आ गई प्रोटिस्टा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रोटिस्टा कौन सी किंगडम होगी, तो जो भी लोग हमारे पास यूकैरियोट और यूनिसेलुलर हैं उन सबको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं और उसके साथ साथ वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, वो सब प्रोटिस्टा में होने चाहिए। इस वजह से हमारे पास देखो, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखते हैं। इसी वजह से क्लमाइडोमोनास, जिसको पहले स्पाइरोगेरा के साथ रखा गया था, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इज नाउ इन प्रोटिस्टा। अब अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास इन 5 किंगडम के अकॉर्डिंग, अगर मैं प्रॉपरली, आप देखो, अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास इज इन, उस वक्त तो प्रोटिस्टा बना ही नहीं था, या बना भी था तो रखा नहीं, 5 किंगडम में रखा हमने। तो 5 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा किसमें है बेटा, हमारे पास क्लमाइडोमोनास और क्लमाइडोमोनास किसमें, प्रोटिस्टा में है। ठीक है, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग। 2 में तो प्लांटे में है। तो आप एल्गी में से हम पढ़ाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सभी यूकैरियोट्स और सिंगल सेल वाले किसमें रखे जाएंगे, हमारे पास इसमें रखे जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ गई, मल्टी सेलुलर की 3 किंगडम है। तो मल्टी सेलुलर की जो 3 किंगडम है उसमें एक मेरे पास फंजाई है जो इसमें बनाई गई थी, एक मेरे पास प्लांटेई है जिनमें ऑलरेडी मेंबर्स हम रख चुके हैं, और एक मेरे पास एनीमिलिया है। एनीमिलिया में वो सभी आएंगे जो मल्टी सेलुलर हो और जिनके पास सेल वॉल ना हो और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो, उन सबको हमने किस में रखा, एनीमिलिया में रखा। क्लियर है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा
कि किसको कहां रखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोटोजोआ है, अमीबा वगैरह, उनको किधर रखा जाएगा, उनको रखा जाएगा इसमें। तो आप लिख सकते हो अमीबा जो पहले कहां प्रेजेंट थी, अर्लियर कहां थी, अर्लियर इट वॉज इन किसमें, अर्लियर इट वॉज इन एनिमिलिया, नाउ इन प्रोटिस्टा। अब वो किसमें है, प्रोटिस्टा में है। क्यों प्रोटिस्टा में है, क्योंकि प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए हैं। क्या ये क्लियर है। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पहले दिमाग में बिठाओ अपने। सबसे पहले आपको बताया अर्लियर काम, जो कि नहीं साइंटिफिक था। उसके बाद पहला साइंटिफिक काम जो था एरिस्टोटल ने किया, पर वो मॉर्फोलॉजी पर बेस था। सेल वॉल पर बेस बनाया किसने, लीनियस ने। ठीक है, 2 किंगडम बना दी, फंजाई को वहां रख दिया। फिर आ गया आपके पास 3 किंगडम, किसने दिया, अर्नस्ट हैक्कल ने। प्रोटिस्टा बना दिया, फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, सबको उसमें रख दिया। फिर 4th किंगडम आती है मोनेरा, जो बैक्टीरिया वाले सेल्स को, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और भी कोई बैक्टीरिया, उन सबको मोनेरा में ले आते हैं। फंजाई को वापसी फिर से प्लांटे में रखना पड़ता, और ऑप्शन नहीं है। फिर 5th किंगडम आती है जो RH व्हीटेकर ने दी है, जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है और उसे हम फॉलो भी करते हैं अपनी बुक में। तो वो हमें किस ईयर में दी है, 1969 में। RH व्हीटेकर ने 5 बेसिस रखे, हमें बेसिस याद करने, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बेसिस रखना है हमें। ठीक है, क्लियर है, उसको याद रखना है। और उसके साथ में वो टेबल दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सब मोनेरा में है। जितने यूकैरियोटिक सिंगल सेल हैं, चाहे वो पहले एल्गी में रहे हों, जैसे एनसीईआरटी क्लियरली कहती है क्लमाइडोमोनास पहले स्पाइरोगैरा के साथ था। स्पाइरोगैरा मल्टी सेलुलर है, लेकिन 5 किंगडम में वो कहां है, क्लमाइडोमोनास एल्गी में नहीं है, वो आपका प्रोटिस्टा में है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ऐसे ही अमीबा पहले एनिमिलिया में था, अब किसमें है, प्रोटिस्टा में। क्लियर है, ठीक। अब आगे जाओ। अब हमारे पास क्या है बेटा, चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। तो इसमें क्लियर क्या किया गया, ऑल प्रोकैरियोट्स, उनको कहां रखा गया, कैप्टिन किसमें रखा गया, मोनेरा। सेकंड, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, उनको किसमें रखा गया, कैप्टिन प्रोटिस्टा। उसके अकॉर्डिंग टू विच क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इज नाउ प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। अब इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब ये आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। क्लियर है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, जिसमें म्यूकर, डायटम, अमीबा, टेरिस, एस्परजिलस, फ्लैटवॉर्म, अर्थवॉर्म, स्पाइरोगैरा और ये 9 क्लमाइडोमोनास। अगर आपसे पूछा जाए प्लांटेई में कौन आएगा, तो आप उसमें से काउंट करो। प्लांटेई में आपके पास एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, आप खुद से करोगे तो बनेगा। उसके अलावा फंजाई और बैक्टीरिया, इनको भी किस में रखा गया, इवन ये जो डायटम है ना, इसको भी इसी में रखा गया था 2 किंगडम में। अगर प्लांटेई की बात करते हो 3 किंगडम में, तो फंजाई, बैक्टीरिया, डायटम हटाना पड़ेगा। तो इसमें फिर आप यही लिखोगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो अगर मान लो मैं यहां से काउंट करता हूं, देखो मैं काउंट करता हूं, म्यूकर आएगा, म्यूकर आएगा, हां सर आ जाएगा, फंजाई है। डायटम भी आ जाएगा, टेरिस टेरिडोफाइट है, एस्परजिलस फंजाई है, फ्लैटवॉर्म नहीं आएगा, अर्थवॉर्म नहीं आएगा, स्पाइरोगैरा आ जाएगा, क्लमाइडोमोनास आ जाएगा। यहां आ जाओ प्लांटेई 3 किंगडम में, म्यूकर नहीं आएगा, डायटम नहीं आएगा, टेरिस आ जाएगा, एस्परजिलस नहीं आएगा, स्पाइरोगैरा आ जाएगा, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में कौन कौन है, बाकी के सारे 4 और 8 हटा के, जैसे 1 म्यूकर आ जाएगा, उसके बाद 2 डायटम आ जाएगा। ठीक है, 5 और 9 ये आ गया। प्लांटेई 4 किंगडम में बेटा
फंजाई को ले आए, तो फंजाई को ले आए तो 2 से कैसे अलग है देख लो, मेरे पास म्यूकर आ जाएगा, डायटम नहीं आएगा, टेरिस आ जाएगा, एस्परजिलस आ जाएगा, स्पाइरोगैरा आ जाएगा। तो जो फंजाई वाले थे ये, और कहां गया 5 नंबर, है ना, ये जो था ये और ये फर्स्ट और 5, ये यहां नहीं था ना इस वाले में, यहां आ गया। प्लांटेई 5 किंगडम में, 5 किंगडम में यही आएंगे बेटा, 4 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अगर ये बैठ के ब्रेन एकदम लगा के करोगे बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाए बिल्कुल। क्योंकि बेटा देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए, बायो में हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स कई बार भूल भी जाते हैं या चीजें भूल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस ऐसे बनाता हूं जहां पर क्वेश्चंस को अप्लाई करना पड़े। आप में से बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स या अलग अलग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टीचर्स से भी पढ़ते रहे हैं। तो आपने कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये आपको प्रैक्टिस कराते हैं और उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपके जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत स्ट्रांग बनेंगे। तो ये करो, आप खुद से करो। क्वेश्चन 1 होमवर्क में है, ये 2 होमवर्क में है, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क में, है ना, क्लियर है। अब हम बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। बेटा देखो, आपकी एनसीईआरटी में क्या हुआ है, कुछ चेंजेस करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ऐड करी है। और ये 6 किंगडम बेटा किसने दी थी, कार्ल वुश ने। क्लास 9th में भी गिवन है ये, है ना, एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट का नाम है, हम इसको उतना फॉलो नहीं करते, कार्ल वुश। इन्होंने बेसिस क्या रखा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिस, 16S RRNA। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इनके राइबोसोम का, इनमें जो राइबोसोम है उसका 16S, राइबोसोम का 16S RRNA डिफर करता है, ये अलग है, क्लियर है। 16S RRNA डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट होता है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। डोमेन मतलब इन्होंने किंगडम नहीं बनाई पहले, इन्होंने कहा कि लाइफ के 3 डोमेन हैं। अब वो डोमेन कौन से हैं समझो, 3 डोमेन बताए इन्होंने लाइफ के, 3 डोमेन बताए। एक बताया प्रोकैरिया और एक बताया आर्किया। ठीक है, आर्किया, और एक बताया यूकैरिया। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक्चुअल में क्या किया, इन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम में तोड़ दिया। तो पहले इन्होंने क्या किया, लाइफ के 3 डोमेन बताए, और इस डोमेन को इसमें मेरे पास 4 किंगडम है। तो लाइफ के टोटल कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। आप समझ लो ध्यान से, डोमेन किंगडम से बड़ा है, प्रोकैरिया आर्किया। तो इसमें आ गया बेटा यू बैक्टीरिया, इसमें इन्होंने यू बैक्टीरिया लिख दिया, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे पास आ गया आर्की बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा को स्प्लिट कर दिया 2 अलग अलग किंगडम में। तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा को डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, 2 अलग अलग किंगडम बना दी गई। तो जरा फिर से देखो, इसमें मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला बेटा कि कार्ल वुश साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये बेसिस बनाया और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की किंगडम अलग कर दी। पहले उन्हें 2 अलग अलग डोमेन में रखा। तो एक किंगडम ये हो गई, दूसरी किंगडम ये हो गई, बाकी मेरे पास फिर प्रोटिस्टा है ही, 3rd किंगडम, फिर मेरे पास फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। तो टोटल मेरे पास कितनी किंगडम हो गई बेटा, 4 किंगडम हो गई। टोटल मेरे पास कितनी किंगडम हो गई, 1 2 3 4, ये 4 किंगडम ये हो गए। क्लियर है, क्लियर। तो टोटल मेरे पास 6 किंगडम्स हो गई ना, और कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। ये चीज याद रखनी है कि भाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइफ के कितने डोमेन है, 3, किंगडम कितनी है, 6।
क्लियर है? अब चलिए एक बार एनसीईआरटी पे नजर डालते हैं और एनसीईआरटी क्या कहती है उसको एक बार देखते हैं। आ जाओ जरा, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है सिंस द डॉन, डॉन मतलब शुरुआत ऑफ सिविलाइजेशन, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई, हमने क्लासिफाई किया, ये डन किया इंस्टिंक्टिवली, मतलब हमने अपनी मर्जी से किया, कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया, ठीक है, जो साइंटिफिक हो, बस किस पर, नीड के हिसाब से, भाई फॉडर है, फूड है, वो किया, जैसे मान लो खाना, शेल्टर, जो चीज मिलती है, ऐसी चीजों के हिसाब से किया। एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक, अर्लीस्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक था, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए, बेसिस, दिस इज बेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और इन्होंने क्या किया, प्लांट को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया। क्लियर है? सही है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप, फर्स्ट रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, ठीक है, क्लियर, रेड ब्लड और दोज जिनका नहीं है वो हो गया। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? सही, ठीक, आगे आ जाओ। अब आ जाओ, इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम वॉज with Plantae and Animalia was developed that include all plants and animals respectively, है ना। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल को बांटा गया। देखो इसमें क्या था, ये डिड नॉट डिस्टिंग्विश, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर नहीं कर रहे थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अंतर नहीं कर रहे थे, ग्रीन और नॉन ग्रीन में अंतर नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन आसानी से की गई थी, है ना, क्लियर है। और इसमें सेल वॉल बनाया गया था, तो कोई इनमें से बहुत सारे ऐसे जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। देखो, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, इसे प्रॉपर नहीं समझा गया। देखो, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक को 4 ड्रॉबैक बताए थे ना, उसी के अराउंड है। अ नीड वॉज फेल्ट, ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमें और कैरेक्टर लेने चाहिए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हमें और भी कैरेक्टर लेने चाहिए, है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें और लेने चाहिए। तो क्लासिफिकेशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो क्लासिफिकेशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हुई है बेटा, बदलाव हुआ है उसमें ओवर द टाइम, बहुत मतलब टाइम में उसमें बदलाव हुआ है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, प्लांट और एनिमल जो है वो अलग है, उसमें द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड, ठीक है। देखो यही चीज मैं लाइन बोल रहा था ना कि आपको कि भाई प्लांट और एनिमल किंगडम तो नहीं बदली, 3 में भी वही थी नाम, 4 में भी वही था, पर कौन सा ग्रुप उसमें आएगा वो समझ बदल गई। देखो इंक्लूड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की नीट के लिए, ठीक है, क्लियर। और अगर हम देखते हैं उसके हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट की समझ के हिसाब से किस किस ग्रुप को इंक्लूड किया वो बदल गया। अब आओ देखो 5 किंगडम में ये है। देखो अगर हम देखें सेल टाइप, ठीक है, देखिए सेल टाइप, हाँ बेटा देखो मोनरा में प्रोकैरियोटिक है, एक सेकेंड देना बस, मोनरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है, 5 में। सेल वॉल मोनरा की याद करो, मैंने क्या बताया था, पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, तो पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में सम में है, किस में नहीं है, यूग्लिनोइड्स में नहीं है। इसलिए कह रहा था कि ये बाद में पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। इसकी किसकी है, फंजाई की, काइटिन की है सेल वॉल, प्लांटेई की, सेलुलोज की इसमें नहीं है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, बाकी सब में है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक ही बेसिस था, सेलुलर है इन दोनों में, सेल के बने हुए। ये मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है। फंजाई में बेटा लूज टिश्यू होते हैं, ऑर्गन नहीं बनते। प्लांटेई में ऑर्गन बना है, एनिमीलिया में ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या सारे एनिमीलिया में होता है? नहीं, किसी किंगडम से स्टार्ट होता है ना, चेक करो फ्लैट वॉर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें काफी सारे टाइप के बताए थे, कीमो है, फोटो, 6 टाइप के बताए थे।
इसमें कितने टाइप के आए थे? चार। चार कौन से? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और एक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें आएंगे तीन, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, पर वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ होते हैं, थोड़ा बहुत हेट्रोट्रॉफ, और होलोजोइक, है ना, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। तो ये वो चीजें हैं बेटा जो आपको करनी है। उसके बाद देखो आरएच वी टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ये हो गई किंगडम्स। मेन क्राइटेरिया क्या रखा गया? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू, सेलुलर, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको हम डिस्कस करेंगे। नहीं, फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब होता है? दो ऑर्गेनिज्म जिनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब क्या, वो उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे मंकी और ह्यूमन, उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब एवोल्यूशनरी वाइज सेम है। इसका मतलब यह होगा कि उनका कॉमन एंसेस्टर है, उनका पूर्वज कॉमन है। क्लियर है? ये ऐसी बात होती है, ठीक है ना। द 3 डोमेन सिस्टम, ये हमने बात किया ना, 3 डोमेन किसने दिया है? कार्ल वूस ने, है ना, जिसमें 6 किंगडम है और 3 डोमेन है। मोनरा को तोड़ दिया गया 2 किंगडम में। आगे आ जाओ। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, ये सबको किसमें? प्लांटेई में डाल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो, फंजाई को भी किसमें डाल रहा है? प्लांटेई में। ये किसकी बात कर रहा है? 2 किंगडम की। कैरेक्टर दैट, कौन सा था कैरेक्टर जो इनको यूनिफाइड करता है? सेल वॉल। तो बेसिस क्या यहां लिखा हुआ है? सेल वॉल, है ना। क्लियर है? दे प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। उन्हें ऐसे ग्रुप में रख दिया गया जो उन्हें, जैसे प्रोकैरियोटिक को और ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको अदर के यूकैरियोट्स के साथ रख, ये सब ड्रॉबैक है ना। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया। क्लैमाइडोमोनास सिंगल सेल है, स्पाइरोगैरा के साथ था, बाद में उसको किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक को, तो ये सब क्या है बेटा? आपके ड्रॉबैक हैं इसके। क्लियर है? सही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लासिफिकेशन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक फंजाई को एंड द ऑटोट्रॉफिक में डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, जबकि डिफरेंस होता है ना, काइटिन होती है फंजाई की सेल वॉल में, देखो, और जबकि उसमें सेलुलोज होता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर, तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनानी पड़ी। जब हमने क्या देखा कि फंजाई का न्यूट्रिशन अलग है, सेल वॉल अलग है, तो फंजाई किसी में आ ही नहीं रहा था, तो उसके लिए एक अलग किंगडम बनानी पड़ी। और ऑल प्रोकैरियोट्स को किसमें रख दिया? मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, और प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास को, पहले वो कहीं और थे, यहां ले आए। और पैरामीशियम और अमीबा पहले अनीमिलिया में थे, उसको यहां ले आए, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होते। क्लियर है? और ये चेंज जो होंगे बेटा, ये आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है। देखो एनसीईआरटी एक चीज कहती है कि कोई भी किंगडम क्लासिफिकेशन सही गलत नहीं होती, जैसे जैसे क्राइटेरिया इंप्रूव होगा और भी रीशफलिंग हो सकती है। ठीक है, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्राइटेरिया बदल दिया, सेल वॉल से कुछ और कर दिया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर में और भी होते रहेंगे। ओवर अ टाइम एन अटेम्प्ट इज मेड टू क्लास, फिर टाइम के साथ ऐसा अटेम्प्ट में बनाया गया, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, है ना, और इनको भी लाया जाए। तो मेरे बात समझो ध्यान से, ये चेंजेस आगे भी होंगे, आप समझो इसे। जैसे जैसे हम और भी फीचर्स, जैसे एवोल्यूशन को इंक्लूड करेंगे, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को इंक्लूड करेंगे, तो चेंजेस होते रहेंगे। तो यहां से मुझे ये समझ में आना चाहिए कि 5 किंगडम का बेसिस क्या है। हम क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम को किस में ले आए? प्रोटिस्टा में ले आए, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट की किंगडम बना दी है। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास जो डिस्कशन है वो है एक छोटे से टॉपिक का, जिसे हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरी बात सुनना, ये टॉपिक चैप्टर 3 का है ना। किसका है? प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में दे रखा है, छोटा टॉपिक है, 1-2 पेज का, चैप्टर 3। पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें चीजें समझ नहीं आती। पढ़ के याद तो कर लेते हैं, पर समझ नहीं आती। देखो है क्या, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। हाँ देखो, है क्या बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। हुआ क्या था, पहले सोचो। अभी तक हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ ली। ये किंगडम क्या थी? हमने एक बड़े ग्रुप बना दिए, किंगडम प्लांटेई, एनीमिलिया। उसके बाद क्या हुआ, किंगडम के अंदर हमने प्लांटेई को पढ़ा,
हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी भी क्लासिफिकेशन करी। तो इनकी जब क्लासिफिकेशन की गई तो ये क्या थे बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास क्या आया बेटा, देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या आया, हमने किंगडम्स पढ़ ली, हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने कितनी किंगडम बना ली, हमने टोटल 5 किंगडम बनाई। अब इस 5 किंगडम में मेरे पास कौन कौन से ग्रुप थे बताओ। एक था मोनेरा, सही है, मोनेरा समझ में आ रहा है। दूसरा क्या था सर, प्रोटिस्टा था, सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या था, फंजाई था, ये बना दिया हमने। और फोर्थ प्लांटेई और एनिमिला। ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं कि हाँ ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि बाद में फंजाई बनी है, 5th जो है फंजाई है। अब ये किंगडम बना दी। अब क्या हुआ, प्लांटेई के अंदर भी स्टडी की गई, मतलब ये प्लांटेई में भी तो ग्रुप है ना मेरे पास एंजियोस्पर्म है, मेरे पास जिम्नोस्पर्म है ना, इनकी भी ग्रुप की स्टडी की गई। जिम्नोस्पर्म है, मेरे पास क्या है, एल्गी है ना, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनको स्टडी किया गया। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि जब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आई और ग्रुप के अंदर स्टडी की गई तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दी। हमने क्या किया, उनके किए हुए काम को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। उन्हें हम कहते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ये बोल सकते हैं कि विद इन प्लांटेई मतलब प्लांट किंगडम, विद इन प्लांटेई डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया है, डिफरेंट साइंटिस्ट इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब उन्होंने ग्रुपिंग करी है, क्लासिफिकेशन क्या करें, सिस्टम्स इवॉल्व करे हैं, जिसमें मेरे पास, समझना इस बात को, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम इवॉल्व करे हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स इवॉल्व करे हैं। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब मान लो मुझे एल्गी के अंदर की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, एक साइंटिस्ट ने दे दी क्लासिफिकेशन, एक दूसरे साइंटिस्ट ने दे दी। ऐसे मान लो मेरे पास 2000 साइंटिस्ट हैं, किसी ने एल्गी, किसी ने ब्रायोफाइट, किसी ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस की हुई है। हमने सबके कंट्रीब्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। हमने कहा कि जो शुरुआत में किया हुआ काम था उसको हमने आर्टिफिशियल सिस्टम बोला, फिर उसके बाद कुछ था जिसे हमने क्या बोला, नेचुरल सिस्टम, और एक हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो हमने क्या किया, जो टोटल वर्क था अलग अलग साइंटिस्ट का, जो टोटल वर्क था उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक था मेरे पास आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको हम देखेंगे, ये शुरुआती काम थे, इसमें कुछ कमियां थी। फिर नेचुरल सिस्टम आए और फिर मेरे पास क्या आ गए, फाइलोजेनेटिक। तो ये क्या है, सिस्टम है। सिस्टम क्या है बेटा, विद इन ग्रुप जो है उनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो मैं आपको अगर ये कहूंगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम, ये क्या एक सिंगल साइंटिस्ट का काम है, नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशंस हैं, जिनको मैं एक बड़ी हेडिंग में रखता हूं जिसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही मेरे पास नेचुरल सिस्टम क्या किसी एक साइंटिस्ट ने दिया, नहीं, कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, जिसने हो सकता है एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया हो, हम उसकी क्लासिफिकेशन को एक कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम नेचुरल सिस्टम है। आप समझो, तो मैंने आपको यह बताया कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद विद इन ग्रुप भी क्लासिफिकेशंस हुई हैं, उन्हें क्या किया गया, ग्रुपिंग की गई है, बांटा गया है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ सिस्टम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुए हैं, सिस्टम इवॉल्व हुए हैं। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, सुनो ध्यान से, समझो तो आपको इजीली पता चलेगा। सुनो, आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है। मैंने क्या किया, एक सिंगल फीचर लेकर, जैसे लीफ की शेप, लीफ का कलर, आप समझ रहे हो, है ना, मैंने क्या किया, एक सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर प्लांट की ग्रुपिंग कर दी। मैंने ऐसा किया, ध्यान सुनना, मैंने ऐसा किया, उड़ने वाले, तो बैट भी उड़ता था, इंसेक्ट भी उड़ता था, और उसके अलावा और भी लोग उड़ते थे। मान लो और कौन उड़ रहा है, तुम भी उड़ ही रहे हो, है ना, हवा में रहते हैं कुछ बच्चे,
उड़ते ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका सिलेक्शन तो हो ही रहा है, बस रैंक देखनी है कितनी लानी है, जमीन पे आ जाओ और पढ़ लो, है ना। रैंक वैंक तो बाद की बात है, कॉलेज बाद में देख लेना, पहले मार्क्स ले आओ, फिर उसके बाद होगा। पहले अपने आप को क्लासीफाई कर लो, उसके बाद आपको कैटेगरी अलॉट होगी। अब सुन लो ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है कि हमने एक दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर लेके क्लासिफिकेशन कर दिया। उससे क्या हुआ, मान लो मैंने कहा था बैट और इंसेक्ट, वो दोनों अनरिलेटेड है ना, वो दोनों एक साथ आ गए। हो सकता है जो उड़ने वाला इंसेक्ट ना हो वो इंसेक्ट से दूर चला जाए, तो रिलेटेड दूर चले गए, अनरिलेटेड साथ आ गए, तो जो कैटेगरी ग्रुप बना वो आर्टिफिशियल अपीयर हुआ। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या थे, अर्लियर वर्क थे साइंटिस्ट के, जिन्होंने किस पर क्लासिफाई किया, मॉर्फोलॉजी पर। जैसे कि कलर ले लिया हो, है ना, नंबर ऑफ लीफ ले ली, साइज ऑफ लीफ ले ली, कलर ऑफ फ्लावर ले लिया, इस पर कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे यह हुआ कि ग्रुप कैसा अपीयर हो रहा था, अनरिलेटेड साथ आ गए। तो जब अनरिलेटेड साथ आ गए तो ग्रुप कैसा लग रहा था, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है, ये अर्लियर वर्क है। ये कैसे वर्क है, अर्लियर वर्क है, अर्लियर वर्क है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। कैसी मॉर्फोलॉजी, जैसे कि नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, ऐसी चीजें। उससे क्या होगा, अनरिलेटेड कम इन दिस ग्रुप। अनरिलेटेड क्या होगा, कम इन कॉमन ग्रुप। किसी कॉमन कैटेगरी में अनरिलेटेड साथ आ जाएंगे और रिलेटेड एक दूसरे से मूव कर जाएंगे दूर, रिलेटेड फार अपार्ट। उससे एक ग्रुप कैसा लगेगा, आर्टिफिशियल। ऐसा लग रहा ना, मान लो मैंने क्या किया है, ऐसे लोगों को जो मिलते जुलते नहीं साथ बिठा दिए, तो ऐसा नहीं लग रहा आर्टिफिशियल सा हो गया, है ना। तो ग्रुप अपीयर टू बी आर्टिफिशियल, ठीक है। ग्रुप कैसा अपीयर हो रहा है, आर्टिफिशियल अपीयर हो रहा है। तो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं बेटा, तो ग्रुप अपीयर टू बी आर्टिफिशियल। तो क्या ये सिंगल साइंटिस्ट का काम है, नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसी क्लासिफिकेशंस दी थी। किसी ने फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग कर दिया था। समझ में आ रहा है, टू बी आर्टिफिशियल, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि किसी एग्जांपल बताओ किसी साइंटिस्ट का, तो मैं कहूंगा लिनियस ने क्या किया था, एंड्रोशियम क्या होता है, स्टेमन के नंबर पे, या स्टेमन के नंबर के बेस पर क्लासिफिकेशन कर दी थी। तो इसका मतलब एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो किसने दिया है, लीनियस ने भी दिया है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, हम एक सिंगल फीचर को लेकर अगर क्लासिफिकेशन कर दें, ग्रुप ऐसा बन जाए जो नेचुरल ना लग रहा हो, देखने में अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि फीचर बहुत कम कंसीडर करे हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। कोई वैज्ञानिक का नाम बताओ, तो हमने कहा देखो भाई ऐसा लीनियस ने किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें उन्होंने स्टेमन का नंबर लिया था। अगर मैं इस सिस्टम की ड्रॉबैक बोलूं, तो सबसे पहली ड्रॉबैक यह है कि अनरिलेटेड एक साथ आ गए, अनरिलेटेड कम इन सिंगल ग्रुप, एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जैसे कि मान लो फ्लावर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी शीशम का पेड़ देखा हो ना, तो शीशम का जो ट्री होता है, उसका जो फ्रूट होता है, फ्लैट मटर जैसा दिखता है। एक्चुअल में शीशम जो है वो उस फैमिली को बिलोंग करता है जिसको मटर बिलोंग करता है, पर दोनों में देखो कितना अलग है। मटर छोटा सा पौधा है, शीशम का पेड़ कितना बड़ा है, डलबर्जिया जिसे कहते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है, व्हाट इज शीशम, देख लेना यार नेट से, क्या हो गया। मेरा पॉइंट ये है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में ज्यादा बदलाव नहीं होते एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन में ज्यादा वेटेज किसको मिलनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। फ्रूट कौन सा कैरेक्टर है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो इन्होंने एक गड़बड़ और करी थी, इन्होंने वेजिटेटिव, जो कि इजिली चेंज हो जाते हैं, इजिली गेट चेंज। भाई साइज लीफ का तो बहुत आसानी से बदल जाएगा ना, इज गिवन इक्वल वेटेज टू किसको, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर।
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को उन्होंने इक्वल वेटेज दे दी। उन्होंने क्या दिया? इक्वल वेटेज दे दी। ये चीज समझ में आ रही है? ये आर्टिफिशियल सिस्टम के लिए। तो अगर आपसे पूछे किस वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया, तो आप ये बोलोगे कि किसने दिया बेटा? हमारे पास लीनियस का काम है। अब देखो, इसने यही चीज बोली यहां पर। इन प्रीवियस चैप्टर हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ी है लिविंग की, वी टेकर ने जो दी थी, ठीक है, 5 किंगडम। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल फर्दर अंदर जाएंगे उसके, है ना, प्लांटेई के अंदर जाएंगे, है ना, प्लांट किंगडम के अंदर जाएंगे क्लासिफिकेशन को लेके। और हम यहां पर देखो, ये वाला देखो जरा क्या कह रहा है। वी मस्ट हैव स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैव चेंज, है ना, हमने मेंबर्स रीशफल कर दिए। सो द साइनोबैक्टीरिया अब किसमें है? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो मोनरा में है। क्लियर है? जिम्नो यहां पे सिर्फ क्या है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि चलिए कुछ क्लासिफिकेशन और देखते हैं। लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, क्लियर? द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, देख रहे हो, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है, जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप, है ना, दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन एंड्रोशियम, जो किसने दिया था? लीनियस ने। सच सिस्टम वाज आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड, अलग अलग कर दिया उन्हें, सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आसानी से कौन अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट से? देख रहे हो, एनवायरमेंट से आसानी से कौन अफेक्ट हो जाते हैं? वेजिटेटिव। दोनों को इक्वल वेटेज दी, यही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, आगे आओ। फिर आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या कहता है? सुनो ध्यान से। नेचुरल सिस्टम क्या करता है? इट कंसीडर, जो साइंटिस्ट ने ये बोला, इट कंसीडर मॉर्फोलॉजी, उसके साथ साथ एंड, और क्या कंसीडर किया? सेल स्ट्रक्चर ले लिया, है ना, एम्ब्रियोलॉजी ले ली, अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझ में आता है, ऑर्गेनल्स भी देख ली हमने, है ना, हमने बायोकेमिस्ट्री ले ली, उसकी सेल के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं वो ले ली, हमने एनाटॉमी ले ली, हमने कई फीचर्स ले लिए, एनाटॉमी ले ली, और हम क्या कर रहे हैं? और हमने क्या ले ली? एम्ब्रियोलॉजी। तो हमने क्या किया? सुने ध्यान से, हमने एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन के बेसिस बढ़ा दिए, काफी सारे बेसिस ले दिए। तो हमने लिखा कि क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्म की अभी बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन है उसके हमने क्या कर दिए? मोर बेसिस ले लिए। हमने क्या किया? ज्यादा बेसिस कंसिडर करे। उससे क्या हुआ बेटा? ग्रुप अपीयर टू बी रियल। ऐसा लग रहा है कि ग्रुप जो बनी या कैटेगरी बनी, उसमें रिलेटेड साथ है, उसमें क्या है? रिलेटेड टुगेदर है। रिलेटेड हमारे पास क्या है? टुगेदर है। क्लियर है? रिलेटेड टुगेदर है। तो उसको हमने क्या बोला? ग्रुप हमारे पास जो कैटेगरी है वो एक जैसे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ग्रुप और कैटेगरी जो है उसमें रिलेटेड हमारे पास एक साथ आए हैं, सही है। तो ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल ना भाई, एक मिलते जुलते ही तो आएंगे। ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल, तो ऐसा ग्रुप बनेगा जो नेचुरल लगेगा, सिर्फ रिलेटेड साथ आएंगे। ये जो सिस्टम था, इसलिए इसको हमने क्या बोला? नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया। आपके सिलेबस में कई नाम है, लेकिन आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दे रखा है सिर्फ एक नाम दे रखा है, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने, साइंटिस्ट हैं दो अलग अलग, इन्होंने क्या दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दी है, जो कि नेचुरल सिस्टम माना जाता है। एंजियोस्पर्म, है ना, जो किसके अंदर आती है? नेचुरल सिस्टम के अंदर आती है। तो भाई ये तो नेचुरल सिस्टम हो गया, समझ में आया ना? व्हाट वाज आर्टिफिशियल? एक मॉर्फोलॉजी को लेके क्लासिफिकेशन किया तो आर्टिफिशियल, अनरिलेटेड सा ग्रुप बन गया। लेकिन जब बहुत सारे फीचर लेकर किया तो नेचुरल दिख रहा है। और वैज्ञानिक का नाम क्या है यहां पर? यहां बेंथम एंड हुकर। वहां क्या था? लीनियस, उसने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को लेके किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बेटर क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स आए जिन्होंने एक नई चीज करी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि यार हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं जो फीचर तो है ही,
जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड करे। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, पहले मतलब समझ लो, फाइलोजेनेटिक, जेनेटिक रिलेशनशिप का पहले मतलब समझो। जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स है जो एक्सेप्ट हैं ज्यादा, वो ये भी इंक्लूड करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि टू ऑर्गेनिज्म जो कॉमन ग्रुप में रखे जाते हैं, इन कॉमन कैटेगरी, जिनकी कॉमन कैटेगरी है, हैव कॉमन एंसेस्टर, उनके पूर्वज सेम है। तो हमने सिर्फ फीचर्स नहीं लिए, हमने एक और एडिशनल बात ऐड कर दी, भाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखना है, उनके पूर्वज सेम होने चाहिए, एंसेस्टर सेम होने चाहिए। तो हमने यहां पर यह किया बेटा, हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब क्या है, दिस सिस्टम इंक्लूड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब समझ में आया, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। अब मुझे बताओ भाई, ए और बी के बीच में, ध्यान से सुनो, ए और बी, ये मान लो मैंने एक ग्रुप बना दिया, मैंने कहा ए बी और सी ये सेम कैटेगरी में रखे हुए हैं, पर मुझे क्या करना है, इनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब ये एवोल्यूशन वाइज जुड़े हुए, मुझे कैसे पता चलेगा, फॉसिल से। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा, फॉसिल्स की स्टडी ने हेल्प किया, हेल्प इन दिस सिस्टम, पर वो काफी नहीं था। मान लो मैं आपसे कहूं कि फॉसिल की जो स्टडी होती है ना, जैसे अगर आपने कभी टॉपिक पढ़ा हो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, आपने ये जरूर पढ़ा हुआ है कि एविडेंस में एक तो फॉसिल्स होते हैं, पर क्या कोई और एविडेंस हो सकते हैं? जैसे मान लो मैं कहता हूं हमारे अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होती है, दैट इज बायोकेमिकल एविडेंस। तो हमने देखा कि कुछ ऐसी ब्रांच आई क्लासिफिकेशन की जिन्होंने इनको मदद किया, क्योंकि फॉसिल्स इतने सफिशिएंट नहीं थे, काफी नहीं थे कि वो कैटेगरीज बन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब है जब हमने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन करी, उसमें हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड किया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उन ऑर्गेनिज्म को साथ रखा जाएगा जिनका कॉमन एंसेस्टर है। यह समझ में आ रहा है? ऐसा पता लगाने के लिए मुझे फॉसिल्स की आवश्यकता जरूरत होती है, पर सब जगह फॉसिल्स होते नहीं है, तो कुछ ऐसी ब्रांच थी क्लासिफिकेशन की जिन्होंने हेल्प की। तो सम मोर ब्रांचेस, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता टॉपिक पढ़ते क्यों है, हेल्प इन क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या कोई साइंटिस्ट का नाम दे रखा है? नहीं, इसमें नहीं दे रखा। हम चाहें तो कर सकते हैं, तख्ताजान नाम से एक साइंटिस्ट है, पर क्यों करोगे जब नहीं है एनसीईआरटी में। तो ऐसी कौन सी ब्रांचेस थी, जैसे एक थी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या थी, सुनना ध्यान से। देखो मान लो ये प्लांट है हमारे पास, या समझ लो ध्यान से, हमारे पास ये प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, मान लो ये इसकी लीफ है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब समझना, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। इन्होंने क्या किया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, इसके साथ एक स्पेशल चीज ये है, कंप्यूटर यूज करते हैं इसके लिए। देखो होता क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस में हेल्प करेगी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। क्यों करेगी, क्योंकि फॉसिल्स है नहीं इतने हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक प्लांट लिए, उनके कैरेक्टर्स नोट किए। मान लो उसकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट समझ में आता है, ब्रांचेस वाला। उसके फ्लावर 5 के मल्टीपल में, मैंने सारे फीचर्स नोट किए, रूट, स्टेम, लीफ के हर एक फीचर को कोड दिया, है ना, कोड दिया, और वो मैंने कंप्यूटर में सेव कर लिया। अब क्या हुआ, मान लो मुझे कोई नया प्लांट मिला, समझो ध्यान से मैंने क्या किया, फीचर्स लिए। ध्यान देना बेटा, देखो कैसे काम हुआ होगा। मैंने क्या किया, फीचर्स लिए, बहुत सारे फीचर्स। कितने लिए, हंड्रेड्स ऑफ फीचर, थाउजेंड्स ऑफ फीचर, हंड्रेड्स ऑफ फीचर लिए। समझो, उनको क्या दिया, कोड प्रोवाइड किया। हर एक को क्या दिया, कोड प्रोवाइड किया। उस कोड को स्टोर किया कंप्यूटर में, और हर एक फीचर की इक्वल वेटेज, भाई एक कोड एक फीचर एक कोड, उसको अपना एक कोड दे दिया। एक कोड मतलब क्या किया, इक्वल वेटेज दे दी। आप समझो, पहले मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लीफ है,
उसके लीफ के अंदर ऐसी वीन्स हैं, उसको एक कोड मान दिया, एक फीचर दे दिया। तो करा क्या क्या, हंड्रेड्स ऑफ कोड थे, कोड प्रोवाइड किए गए और कोड को स्टोर किया गया कंप्यूटर में। हमारे पास क्या हुआ, एक फीचर एक कोड। आप समझो, एक फीचर का एक कोड है और इक्वल वेटेज दी गई है भाई। क्या दी गई है, इक्वल वेटेज। सारे कोड को बराबर वेटेज दी गई, सारे कोड को बराबर वेटेज दी गई। अब मान लो आपको ये नया प्लांट, दो प्लांट मिले, आपने इनके फीचर कंप्यूटर में एंटर किए, तो अगर ये रिलेटेड होंगे तो सेम ग्रुप में अपने आप आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने यूज किया, इसलिए इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम सिमिलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, फीचर्स ऐड करेंगे और वो सिमिलरिटी बता देगा। ये होता है बेटा मेरे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यही एनसीईआरटी लिखती है। अब आ जाओ, एक और टैक्सोनॉमी है कैरियो। कैरियो टैक्सोनॉमी को हम साइटो टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। मान लो मैं आपसे आज पूछूं कि क्या सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बराबर है, नहीं, वो बदलती रहती है। क्या सारे सेल में ईआर गोल्जी बॉडी बराबर है, नहीं। तो कोई ऐसी चीज बताओ जिसको हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, जो कांस्टेंट रहती हो एक ऑर्गेनिज्म में कम से कम, वो है क्रोमोसोम की संख्या, नंबर। तो कैरियो और साइटो, साइटो में सेल होता है पर सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर के क्रोमोसोम की संख्या। तो मेरी बात समझो ध्यान से, हमने क्या किया, एक फीचर ले लिया, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, देखो आप क्रोमोसोम बनाते हो तो उसमें ये सेंट्रोमियर की पोजीशन भी तो होती है, दिस इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, इस तरह की जो टैक्सोनॉमी होती है ये क्या करती है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। आप समझ रहे हो, क्योंकि सेल के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है एक्सेप्ट क्रोमोसोम जिसको यूज कर सके, नो अदर फीचर इन सेल। तो ये सब किसको मदद कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक को। फीचर ऑफ सेल विच हेल्प इन स्टडी। भाई क्रोमोसोम का बिहेवियर का क्या मतलब है, बिहेवियर कैसे, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पर कैसे बिहेव करता है। तो क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, आप समझ रहे हैं ये कैसे बिहेव करता है ये सब। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कीमोटैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, सॉरी कैरियोटैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में सिर्फ क्रोमोसोम एक ऐसा फीचर है जो स्पीसीज वाइज कांस्टेंट रहता है। अब ऐसी एक और हम केमिकल्स की बात कर सकते हैं, मेरी बात सुनो। टोबैको, तंबाकू के पौधे में निकोटीन होता है, वो उसका एक फीचर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी पौधों में ग्लूकोज होता है, हाँ होता है, पर क्या मैं उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन के लिए वो चीज चाहिए जो उसमें स्पेशल हो। जैसे इसमें क्रोमोसोम की संख्या हर एक की अलग होती है, ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, सम केमिकल्स जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये यूज होंगे, यूज इन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होंगे। क्लियर है। तो कुछ केमिकल्स जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होंगे उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ये सब हेल्प करते हैं, क्योंकि फॉसिल्स के अलावा मुझे और चीजों की भी जरूरत है। क्लियर है। तो अगर एनसीईआरटी देखें तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ने नेचुरल सिस्टम की बात करी है आपसे, ठीक है, नेचुरल सिस्टम की बात करी है। उसने कहा है कि नेचुरल सिस्टम का मतलब है ग्रुप अपीयर टू बी नेचुरल, है ना, ग्रुप नेचुरल दिखना चाहिए। देखो दिस इज, आप खुद से देखो, अगेंस्ट नेचुरल सिस्टम डेवलप बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, है ना। हमने और फीचर लेने, कौन से फीचर लेने, देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। और ये किसने करी है, बेंथम, जॉर्ज बेंथम, जेडी हुकर, है ना, इन्होंने करी है। ठीक है। एट प्रेजेंट हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट है काफी ज्यादा। ठीक है। और इनका ये क्या बिलीव करती है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, टैक्सा मतलब कैटेगरी,
उनका कॉमन एंसेस्टर, कॉमन पूर्वज है। वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेस, है ना, हम अलग अलग सोर्सेस से यूज करते हैं। दे बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग। तो मुझे देखो, अगर कोई फॉसिल नहीं है, देखो हम फॉसिल यूज करते हैं, अगर फॉसिल नहीं है तो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल कैरेक्टर। सबको नंबर और कोड दिए जाते हैं, सबकी इक्वल वेटेज होती है और फिर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। यही सिखाया आपको, ठीक है, क्लियर है। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को ले लेते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसे कैरियो भी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर लेते हैं। और कीमो में क्या करते हैं, केमिकल्स, ठीक है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे चैप्टर, जब भी क्लास रिज्यूम होगी आपकी मेरे साथ। और प्लीज प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस की, है ना। आपको काफी मैंने डीपीपी में क्वेश्चन दिए हैं, शायद ही आपको किसी और के थ्रू इतने क्वेश्चंस मिलते हैं डीपीपी के। और मेरा पर्पस ये सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस मिलेगी तभी आप लास्ट में रिवाइज कर पाओगे, है ना। लास्ट में आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। तो कुछ डीपीपी के मुश्किल क्वेश्चन है जो मुझे पता है फंजाई के मुझे डिस्कस करने, मैं जरूर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो एक स्पेशल पैकेज लेके आ रहे हैं जो कमिंग हॉलीडे रहेगा उस दिन, डिस्कशन का, कि एक डिस्कशन करते हैं, अपने डाउट्स पे पूछना आप, ठीक है बेटा। चलिए बाय।